मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप लोग। तो आइए हम लोग यूनिट्स, डायमेंशन एंड एरर एनालिसिस का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। बाबू, पिछले लेक्चर में हम लोग देखे कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कैसे निकालते हैं। क्लियर। आज उससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन क्या है। एक ही चीज है या तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। डायमेंशनल इक्वेशन, बाबू पिछले क्लास में हम लोग डायमेंशन का डिफिनीशन देखे। मैक्सिमम पावर ऑफ एनी फंडामेंटल क्वांटिटी, किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी का जो पावर होगा उसी को हम लोग डायमेंशन बोलेंगे। जैसे पिछले क्लास में हम लोग देखे फोर्स का डायमेंशन हम लोग लाए थे mLT-2। जो लोग नहीं देखे वो जल्दी से पहला लेक्चर देखिए। तो हम लोग लिख सकते हैं द डायमेंशंस ऑफ फोर्स, द डायमेंशंस ऑफ फोर्स आर 1 इन मास, क्योंकि मास का पावर कुछ नहीं है तो 1 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। तो ये जो हम लोग लिखे द डायमेंशंस ऑफ फोर्स आर 1 इन मास, 1 क्या है मास का पावर, 1 इन लेंथ, 1 क्या है लेंथ का पावर, -2 क्या है टाइम का पावर। ये डायमेंशन हो गया। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, तो ध्यान से सुनो। द एक्सप्रेशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो एक्सप्रेशन होगा डायमेंशन के टर्म्स में, वही हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। जैसे फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mLT-2। तो हम लोग क्या करते हैं, सभी लेटर को कैपिटल में लिखते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करते हैं। यही डायमेंशनल फॉर्मूला है। क्लियर। डायमेंशनल इक्वेशन क्या है, मान लो स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है LT-1। तो जब LHS में फिजिकल क्वांटिटी हो और RHS में उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो तो ये पूरा टर्म कहलाएगा डायमेंशनल इक्वेशन। क्लियर। छोटी छोटी बातें लेकिन जरूरत की बातें, सब कुछ जानना है। आइए हम लोग आगे बढ़े। तो आप लोग हमेशा तैयार रहिए पिछला लेक्चर करके, हो सके तो एनसीईआरटी पढ़ के रखिए या आप थ्योरी में प्रदीप या एबीसी पढ़ सकते हैं। हमने बताया था पिछले क्लास में कि हम बुक का रेफरेंस देंगे। तो थ्योरी बुक के लिए आप एबीसी पब्लिकेशन का या प्रदीप या जीआरबी धनपत राय का, या आप जो भी आप बुक दुकान पे जाते हैं आपको जो पसंद आ जाए कोई भी ले सकते हैं। हरियंत का भी अच्छा है। क्लियर। इसमें से कोई भी आप आगे से पढ़ के रहिए और अच्छा रहेगा। जैसे आप कोई फिल्म देखने जाते हैं तो अगर हीरो का नाम पहले से मालूम रहता है तो मजा आता है फिल्म देखने में। ऐसा तो नहीं है कि फिल्म स्टार्ट हो गया तो ऐसा हीरो है। तो पढ़ाई भी कुछ ऐसा ही है। पहले से तैयार रहिए, कम से कम पिछला लेक्चर देख कर रहिए। क्लियर। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। बाबू, वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो हम लोग जानेंगे वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क को W से लिखते हैं। फोर्स का डायमेंशन क्या लिखे थे पिछले क्लास में, mLT-2। और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, बॉक्स में बताया था दिखता है और ट्रिक में। तो ये क्या हो जाएगा mL और L स्क्वायर T-2। क्लियर। तो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा mL² T-2। क्लियर। हम बोलेंगे इसका डायमेंशन बताओ, ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। हम बोलेंगे वर्क का डायमेंशन बताओ, तो बोलोगे द डायमेंशंस ऑफ वर्क आर 1 इन मास, 2 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। अब ध्यान से देखो, अगर इसका यूनिट लिखना है तो कैसे लिखेंगे। मास के लिए केजी, क्योंकि मास को किलोग्राम में मापते हैं। लेंथ के लिए मीटर, पावर 2 है तो 2, टाइम के लिए सेकेंड, पावर -2 है तो -2। यही टर्म
बाबू जूल कहलाता है। क्लियर? ऐसे यूनिट सेक्शन में हम लोग और डिटेल से पढ़ाई करेंगे। तो वर्क का ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। अब मान लो आप सिर्फ ये फॉर्मूला जानते हैं कि वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन आपको फोर्स का डायमेंशन डायरेक्ट नहीं मालूम है और आप याद रखना भी नहीं चाहते हैं, तो आइए इसको तोड़न मेथड से सीखते हैं। तोड़ते तोड़ते निकाल लेंगे। जैसे मान लो हमको वर्क का डायमेंशनल निकालना है, तो सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब अगर फोर्स का नहीं मालूम है तो तोड़ दो। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट रहने दो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो लेंथ ही है, एल हो जाएगा। चलो मास का मालूम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब को एक्सेलरेशन का नहीं मालूम है तो तोड़ दो वेलोसिटी बाई टाइम। जो जिसका डायमेंशन डायरेक्ट मालूम नहीं रहे, आप पिछला लेक्चर देखना नहीं चाहते हैं तो तोड़ दीजिए। चलो अब ध्यान से देखो, मास का मालूम है, डिस्प्लेसमेंट का मालूम है, टाइम का मालूम है, लेकिन वेलोसिटी का नहीं मालूम है। कोई दिक्कत नहीं है, वेलोसिटी को तोड़ दो। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। चलो अब सबका हो जाएगा। मास का एम, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट दोनों लेंथ है तो एल इंटू एल क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। टाइम इंटू टाइम टी 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 स्क्वायर, ऊपर आके क्या हो जाएगा? -2। तो हम लोग ऐसे भी तोड़ के बना सकते हैं, कभी याद रखने का झंझट नहीं है। क्लियर? ध्यान से देखें, इसको नोट कर सकते हैं आप। अब ध्यान से देखो, अगर हम पूछे कि एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो बाबू एनर्जी का तो कोई स्पेशल फॉर्मूला होता नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे लॉजिकल आंसर देंगे। वर्क करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। अब बिना एनर्जी का वर्क होगा नहीं, दैट मीन्स काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। अब बिना एनर्जी का काम होगा नहीं, तो वर्क जो है वो एनर्जी है और एनर्जी वर्क है, तो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला वही होगा जो वर्क का होगा, या एनर्जी का यूनिट वही होगा जो वर्क का होगा। मान लो हमें हीट का निकालना है, अब हीट का भी कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं होता है। क्लियर? चलो हीट क्या है? एनर्जी का फॉर्म। लॉजिक लगाइए, वर्क करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी, और हीट एनर्जी का फॉर्म है, टाइप है, तो हीट का भी डायमेंशन हो जाएगा ml² T-2। क्लियर? तो हम लोग यहां से बोल सकते हैं बाबू कि दुनिया में जितना भी एनर्जी है, ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी, ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी, जितना भी एनर्जी है, एग्जाम्पल में पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, क्लियर, जितना भी है एनर्जी, डॉट डॉट डॉट, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला एक ही होगा सबका, और सबका क्या होगा? ml² T-2। बनाएंगे तो भी इतना ही आएगा, नहीं बनाएंगे तो भी इतना ही आएगा। आप प्रूफ करने के लिए कोई एग्जांपल ले लीजिए। मान लो हम काइनेटिक एनर्जी लेते हैं, तो प्रूफ में देखिए, हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी हो या न्यूक्लियर एनर्जी हो और ऑर्बिटल एनर्जी हो, दुनिया में बहुत एनर्जी है। इतना टाइप है कि आप बोलते बोलते रात कर सकते हो, बहुत समय ले सकता है, इतना टाइप्स ऑफ एनर्जी है। जियोथर्मल एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है, बहुत एनर्जी है। मैं पूरे दुनिया में एनर्जी जो प्रोजेक्ट है उसकी बात कर रहा हूं। उसका फार्मूला अलग हो सकता है, कॉन्सेप्ट अलग हो सकता है, उसका रिलेशन अलग हो सकता है, लेकिन डायमेंशन फार्मूला और यूनिट एक ही होगा। अब काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन हमको पहले से मालूम है, लेकिन हमको चेक करने का मन है तो चेक कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 mv²। बाबू 1/2 नंबर है और नंबर फिजिकल क्वांटिटी नहीं होता है, जो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होता उसका डायमेंशन नहीं होगा, तो 1/2 गया तेल बेचने, बचा mv²। m फॉर मास, तो मास का m, वेलोसिटी का क्या होता है? L-T-1, स्क्वायर स्क्वायर, सॉल्व करो, m l का स्क्वायर l² T-1 का स्क्वायर T-2 आया। तो बनाएंगे तो भी और नहीं बनाएंगे तो भी ये नोट मुझे काम में आएगा कि दुनिया में जितना भी एनर्जी है उसका टाइप्स है, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। और इसी टर्म में और भी सारी चीजें आने वाले हैं, जैसे टॉर्क, फोर्स कपल, इसका भी डायमेंशन वर्क के ही सीरीज में आता है, मतलब वर्क के बराबर होता है, वो भी हम लोग देखेंगे।
अगर आपसे हम यहाँ पे एक एक्सेप्शन पूछे कि क्या कोई ऐसा एनर्जी है जिसका डायमेंशन वर्क या एनर्जी के बराबर नहीं हो, यस एक्सेप्शन है, सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी एक ऐसा एनर्जी है जिसका डायमेंशन बिल्कुल इस सीरीज से अलग होता है। हम लोग बात करेंगे जब टॉपिक आएगा ऐसा। क्लियर? यस, चलिए नोट कर लिए। ओके, नेक्स्ट तो हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन सेम है। अभी तक क्या हो जाएगा? स्पीड और वेलोसिटी, वर्क, एनर्जी, टाइप्स ऑफ एनर्जी, और इस ग्रुप में हम लोग देख लेते हैं टॉर्क, या इसी का दूसरा नाम आप होता है मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स, क्लियर? टॉर्क को बाबू हम लोग टाउ से लिखते हैं। ये होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पढ़ेंगे हम लोग पूरा 11th में, यही सब चीज तो पढ़ना है। अभी हम लोग को फॉर्मूला से लेना देना नहीं है, फॉर्मूला के कॉन्सेप्ट से लेना देना नहीं है बाबू। लेना देना है कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला हम लोग कैसे निकालते हैं। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो उसका डायमेंशन निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? फॉर्मूला चाहिए। और भी सारे मेथड है, आने वाले लेक्चर में आएगा। तो अभी हम लोग फॉर्मूला से सीख रहे हैं। क्लियर? चलिए, इसका कॉन्सेप्ट रोटेशन में, जब हम लोग 11th में रोटेशन पढ़ेंगे, सिलेबस बताए थे ना पिछले लेक्चर में, तो वहां पे हम लोग जानेंगे डिटेल से। अभी जानना है इसका डायमेंशन, ना कि टॉर्क क्या है ये नहीं जानना है। तो फोर्स का डायमेंशन बाबू mlt-2, और डिस्टेंस हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो, रेडियल डिस्टेंस हो, हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। एक्सियल डिस्टेंस हो, पोलर डिस्टेंस हो, सबका एल होगा। क्लियर? तो क्या हो जाएगा? ml²t-2। बता, आ गया ना वर्क के बराबर? क्वेश्चन दे देगा कि बताइए वर्क का डायमेंशन किसके बराबर है? 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आएगा टॉर्क, आपको टिक कर देना है, देंगे क्वेश्चन बनाने के लिए। और एक ग्रुप में एक और आएगा, वो क्या है? फोर्स कपल। बाबू ये होता है फोर्स इनटू लेंथ। तो फोर्स का फॉर्मूला mlt-2 और लेंथ का डायमेंशन l, क्या हो जाएगा? ml²t-2। तो हम लोग बोल सकते हैं द फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन। एक सीरीज चल रहा है, स्पीड, वेलोसिटी। दूसरा में क्या हो जाएगा? वर्क, एनर्जी, हीट, टाइप्स ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ओके, उसके बाद टॉर्क और फोर्स का कपल हो जाएगा। चलिए नोट कीजिए जल्दी जल्दी। ओके, हम लोग क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। चलिए आगे। आइए इस सीरीज में हम लोग और एग्जांपल लेते हैं कि और कौन कौन है जिसका डायमेंशन सेम होता है। तो मान लीजिए मोमेंटम को हम लोग बाबू P से लिखते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो मास का डायमेंशन m और वेलोसिटी का lt-1, क्या हो जाएगा? mlt-1। क्लियर? तो मोमेंटम का डायमेंशन क्या हो जाएगा? mlt-1। इंपल्स सब आगे हम लोग पढ़ेंगे। इंपल्स को I और J से भी लिखा जाता है, न्यूटन स्लो मोशन में पढ़ेंगे। क्लियर? इंपल्स ये क्या होता है बाबू? फोर्स इनटू टाइम। फोर्स का डायमेंशन हम लोग लिखेंगे mlt-2। क्लियर? और टाइम का t सॉल्व कीजिए। m अकेले अकेले रहने देंगे, l अकेले है अकेले रहने देंगे, t 2 बार है, सॉल्व कर लेंगे। कितना हो जाएगा? ये -2 और यहाँ 1, ये दोनों सॉल्व होकर हो जाएगा t-1। क्लियर? तो इंपल्स का भी डायमेंशन हो गया mlt-1। यानी हम बोल सकते हैं कि मोमेंटम का डायमेंशन mlt-1 है और इंपल्स का भी डायमेंशन mlt-1 है। क्लियर? क्या यूनिट सेम होगा? यस, यूनिट सेम होगा। चेक कर लेते हैं। मास किसके लिए? केजी के लिए। लेंथ किसके लिए? मीटर के लिए। टाइम किसके लिए? सेकंड के लिए। पावर -1 यहाँ भी चेक कर लेते हैं। बताओ, मास किसके लिए? केजी के लिए। लेंथ किसके लिए? मीटर के लिए। टाइम किसके लिए? सेकंड के लिए। पावर -1 तो ये दोनों ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन सेम होता है और यूनिट भी सेम होता है। क्लियर? तो हम लोग इस सीरीज में अभी और सारे एग्जांपल देखेंगे।
बहुत ही एग्जाम्पल हो सकते हैं जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। ओके, चलिए आगे। अब इसको कॉन्सेप्ट से भी हम लोग समझ सकते हैं। जैसे मान लो ये सरफेस है और कोई m मास का बॉडी है, इस m मास के बॉडी पे फोर्स लगा तो ये बॉडी मूव कर गया v वेलोसिटी से। तो जब m मास का बॉडी v वेलोसिटी से मूव करेगा तो यही प्रॉपर्टीज बॉडी का मोमेंटम कहलाएगा। m मास का बॉडी v वेलोसिटी से, तो मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा वो मोमेंटम बन जाएगा। जैसे हलवा में क्या होता है, सीजी और चीनी, सूजी और चीनी के मिलने से हलवा बनता है। जहां भी दो चीज का मिलन होगा, दो से अधिक चीज का मिलन होगा, एक नया चीज बनेगा। सेम वही चीज है हमारे फिजिक्स में, नेचुरल फिनोमिनन में, दो चीज का मिलन हुआ, नया बन गया। कि जब किसी बॉडी पे फोर्स लगा तो फोर्स के कारण बॉडी का मोमेंटम चेंज हो गया। क्लियर? अब देखो फॉर्मूला मल्टीप्लाई में ये क्यों है, इसका हम लॉजिकल आंसर देते हैं। ऐसे तो न्यूटन लॉ मोशन पढ़ेंगे तो और डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग लॉजिकल समझते हैं कि क्यों फॉर्मूला मल्टीप्लाई में आता है। ध्यान से देखना बाबू, ये मेरा सॉन्ग है, ये गाना गाना, मैं पर से का। अगर किसी भी चीज को डिफाइन करते हैं, अगर उसके डिफिनीशन में ये टर्म आ जाए तो समझ जाना कि आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। मे पर, जहां भी मे और पर का साइन है फॉर्मूला बट्टे में होगा। जहां भी मे और पर आएगा फॉर्मूला बट्टे में होगा, और जहां पे से और का साइन आएगा फॉर्मूला गुना में होगा। यहाँ बट्टे में फॉर्मूला होगा और यहाँ गुना में होगा। अब मतलब समझा रहे हैं, m मास का बॉडी v वेलोसिटी से माने गुना, तो गुना में फॉर्मूला आएगा। अब बट्टा वाला एग्जांपल लेते हैं, जैसे प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स कहां लगा, बॉडी के एरिया पर। फोर्स कहां लगा, बॉडी के एरिया पर माने बट्टा, तो फॉर्मूला बट्टे में हो गया। जब किसी बॉडी का वेलोसिटी चेंज होता है टाइम के रिस्पेक्ट में माने बट्टा। क्लियर? तो यही बन जाता है एक्सेलरेशन। में पर का साइन है तो फॉर्मूला बट्टे में होगा हमेशा। ये जबरदस्त चीज आपको बहुत मदद करेगा। तो गाना गाइए, में पर बट्टा से का गुना, में पर बट्टा से का गुना। ओके, जहां में और पर वहां फॉर्मूला बट्टा में आएगा, हमेशा, और से का मतलब गुना होगा। क्लियर? तो ये हम लोग कुछ सीख रहे थे, अब ध्यान से देखिए। तो ये मोमेंटम हो गया। अब ध्यान से देखो, अगर इस बॉडी पे फोर्स लगा तो फोर्स लगने में टाइम लगा। तो जब किसी बॉडी पे फोर्स लगा, जैसे ये बॉडी है, इस बॉडी पे हम फोर्स लगा, तो फोर्स लगने में जो समय लगा, इंपल्स क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम ड्यूरिंग विच फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी। मोमेंटम क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, लेकिन इंपल्स क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट है, ड्यूरिंग व्हिच फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, मतलब वो टाइम जिस टाइम में फोर्स बॉडी पे लगा, मतलब जितना देर मेरा हाथ और ये बोर्ड कांटेक्ट में रहा हुआ टाइम। जैसे हम 10 न्यूटन का फोर्स लगाएं और फोर्स लगाने में मेरा टाइम है बोर्ड के रिस्पेक्ट में 0.02 सेकेंड, मतलब कितना देर मेरा हाथ बोर्ड के कांटेक्ट में, वही टाइम लेंगे। क्लियर? तो फोर्स और टाइम का जो प्रोडक्ट होगा उसको क्या बोलेंगे, इंपल्स बोलेंगे। क्लियर? अब दोनों में मजेदार रिलेशन है। फोर्स लगा, जब किसी बॉडी पे फोर्स लगा मतलब टाइम का सेंस है। बोलते हैं ना कि घर वाले, कितना देर लग गया मतलब टाइम लग गया। फोर्स लगा, इंपल्स। ओके, और फोर्स के कारण मोशन हुआ, मोमेंटम। तो यहां भी एक कहना है बच्चों, लगा इंपल्स, हुआ मोमेंटम। मतलब जब किसी बॉडी पे फोर्स लगा, इंपल्स हुआ, मोमेंटम। मतलब फोर्स लगने से जो इफेक्ट हुआ, मोशन प्रोड्यूस हुआ, मोमेंटम। तो आप बोल सकते हो इंपल्स और मोमेंटम को सिंपल शब्दों में, लगा, क्या लगा, फोर्स किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, इंपल्स। हुआ
क्या हुआ? मोमेंटम, क्योंकि फोर्स लगेगा तो बॉडी मोशन में आएगा ही। क्लियर? तो लगा इंपल्स, हुआ मोमेंटम। चलो बोलो उधर से, लगा इंपल्स, हुआ मोमेंटम। क्लियर? बात है समझ में? लगा मतलब क्या लगा? फोर्स। और लगने का सेंस टाइम से है, यानी फोर्स लगा टाइम के रिस्पेक्ट में, तो फोर्स लगा मतलब लगा इंपल्स, क्या हुआ? मोशन, हुआ मतलब मोमेंटम, मतलब लगा इंपल्स, हुआ मोमेंटम। ओके, चले, ये सब था मजेदार टिप्स। चलिए नेक्स्ट, मान लो हमें प्रेशर का निकालना है डायमेंशन, फोर्स बाय एरिया। क्लियर? ऐसे बाबू ये गलत है, ये गलत है। फोर्स का फॉर्मूला फोर्स बाय एरिया नहीं होगा। रियल में फोर्स परपेंडिकुलर बाय एरिया होगा, क्योंकि आप किसी बॉडी पे जब फोर्स लगाते हैं तो फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होता है एवरी पॉइंट पे। देखिए एग्जांपल में, फोर्स हर जगह परपेंडिकुलर है, हर जगह। हम कहीं भी फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होगा। फोर्स कैसा लगा? परपेंडिकुलर। कैसा लगा? परपेंडिकुलर। कैसा लगा? परपेंडिकुलर। कहीं भी लगा परपेंडिकुलर हमेशा होगा। तो अब क्या होगा? फोर्स परपेंडिकुलर पर यूनिट एरिया। फोर्स कहां लगा? एरिया पर लगा। कहां लगा? एरिया पर माने बट्टा, अभी बताएं। और अगर स्टैंडर्ड डिफिनेशन का बात करोगे 11th में, तो ये भी नहीं चलेगा। क्या होगा? अब होगा लिमिट एरिया टेंड्स टू 0, फोर्स परपेंडिकुलर पर यूनिट एरिया। लिमिट एरिया टेंड्स टू 0 का मतलब होता है बाबू कि मान लो ये पूरा बॉडी है और हम फोर्स लगाए, तो हम जहां फोर्स लगाए वो जगह इस बोर्ड के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है। कहने के लिए क्या हुआ? आपने बोर्ड पर फोर्स लगाया तो बोर्ड का एरिया तो बड़ा है, लेकिन जहां पे आप फोर्स लगाई, आप जहां पे फोर्स लगाते हो वो कहलाता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। यानी फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यही है, मतलब फोर्स इसी हिस्से में लगा है और ये हिस्सा बोर्ड के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है। इतना छोटा है कि 0 नहीं है, 0 के करीब है। दैट मीन्स लिमिट एरिया टेंड्स टू 0, मतलब इसका जो भी एरिया होगा जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है वो एरिया 0 नहीं है, 0 के करीब है, 0 होने को है, 0 होने वाला है, 0 नहीं है। यानी एरिया बहुत 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 छोटा है, इतना छोटा है कि 0 के करीब है। ये होगा झकास डिफिनेशन। क्लियर? चलिए, तो हम लोग इसका डायमेंशन निकालेंगे तो क्या होगा? कोई भी हो, फोर्स हो या फोर्स परपेंडिकुलर, डायमेंशन के लिए तो उसका डायमेंशन MLT - 2 ही होगा। और एरिया का डायमेंशन क्या होगा? मतलब ये डिफिनेशन सही है, ये दोनों गलत हो जाएगा, मतलब चलेबुल हो जाएगा। चलिए, एरिया का क्या होगा बाबू? L²। L से L कट गया, क्या हुआ? ऊपर M नीचे L, ऊपर जाके -1 T - 2, यानी प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा M(L - 1 T - 2)। क्लियर? चलिए, अब मुझे स्ट्रेस का निकालना है। मान लो स्ट्रेस का होता है रीस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया। रीस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया। क्लियर? क्या बोले थे? कोई भी फोर्स हो, फोर्स में नाम लग गया रीस्टोरिंग, घबराना नहीं है। कोई भी फोर्स होगा डायमेंशन वही होगा, MLT - 2। एरिया का L², L से L कट गया तो ML - 1 T - 2, ये हमारा डायमेंशन हो जाएगा। आप ध्यान से देखो, प्रेशर का भी डायमेंशन है ML - 1 T - 2 और स्ट्रेस का भी डायमेंशन है ML - 1 T - 2। मतलब ये दोनों भी उस सीरीज में, जिस सीरीज में बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन सेम होता है। समझ में आ रहा ना? अच्छे से सुनाई दे रहा है ना? ओके, चलिए, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिखना है ताकि हम हर बात पे ध्यान दें। चलिए नेक्स्ट, नोट कर लिए? चलिए, अब ध्यान से देखो,
स्ट्रेन। बाबू स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। जैसे मान लो कोई रबर है आपके पास 1 मीटर का, आप इसको पकड़े और इसको इलोंगेट कर दिए, इसका लेंथ चेंज हो गया। मान लो लेंथ हो गया 4 मीटर का, ये कहलाएगा चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ पर यूनिट, क्या बोले पर यूनिट, पर माने बट्टा ओरिजिनल लेंथ, यानी जो चेंज हो गया उसको ऊपर में रखिए। किस में चेंज आएगा? ओरिजिनल में चेंज आएगा। अब ध्यान से देखो कितना मजेदार हो जाता है डेफिनेशन। चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, मतलब चेंज इन लेंथ किस में? ओरिजिनल में माने बट्टा। ओके, जैसे कोई भी आपके पास रबर है, रबर को आप पकड़े हुए हैं, उसका लेंथ में जो चेंज आएगा किसके रिस्पेक्ट में? ओरिजिनल लेंथ के रिस्पेक्ट में, यही क्या कहलाएगा? स्ट्रेन। क्या कहलाएगा? स्ट्रेन। ओके, चलिए सब छोटा छोटा चीज को में समझ रहे हैं, बाकी तो चैप्टर ही पढ़ना है आगे। बाबू जब भी कोई चीज चेंज में होगा तो उसको हम लोग डेल्टा एल से लिखेंगे। चेंज मतलब डेल्टा, और डेल्टा मतलब फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू। ओके, कोई भी चीज का फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू को डेल्टा से लिखते हैं, उसी को चेंज बोलते हैं। ओरिजिनल लेंथ एल, तो एल से एल कट जाएगा, मतलब क्या आएगा? कट के 1 को लिख सकते हैं m0 l0 t0। दैट मीन्स स्ट्रेट में ना मास होगा, ना लेंथ होगा, ना टाइम होगा। दैट मीन्स यह क्या हो जाएगा? डायमेंशनलेस। क्या हो जाएगा ये? डायमेंशनलेस। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अब बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटी हैं जिसका डायमेंशन नहीं होगा, वो डायमेंशनलेस होगा। क्लियर? जो भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगा उसको या तो 1 से लिखेंगे या m0 l0 t0 से लिखेंगे, क्योंकि इसका वैल्यू भी तो 1 ही होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। रिलेटिव डेंसिटी, क्लियर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 10th में पढ़े होंगे आप लोग। ओके, बहुत सारे टर्म आने वाले हैं, बहुत सारे कांस्टेंट हैं जिसका डायमेंशन नहीं होगा, वो भी हम लोग सीखेंगे। ओके, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या उसी को रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे जब चार्ज वाले फॉर्मूला पे आएंगे, वो भी डायमेंशनलेस होगा। क्लियर? नेक्स्ट, चले नेक्स्ट करें। बाबू नोनो, अब क्या है? अब है जैसे मान लो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको हम लोग म्यू से लिखते हैं, और ये होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का रेशियो। ओके, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? स्ट्रेस का क्या ला है? ml-1 t-2। ओके ना, क्योंकि स्ट्रेस क्या था? रीस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया। अभी भी बताए थे, स्ट्रेस रीस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया। फोर्स का mlt-2, एरिया का l स्क्वायर, l से l कट गया, क्या होगा? ml-1 t-2। हाँ या ना? ओके, स्ट्रेन का तो 1 होगा, डायमेंशनलेस, तो क्या हो जाएगा? ml-1 t-2। अब देखो ध्यान से, प्रेशर का भी इतना ml-1 t-2, स्ट्रेस का भी ml-1 t-2, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का भी ml-1 t-2। ओके, अब इसके 3 पार्ट्स हैं, उसका भी देखना सेम ही होगा। 3 पार्ट्स हैं, इसको थोड़ा नीचे खींचे। ओके, एक है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सब बाबू आगे पढ़ेंगे, बताए थे ना सिलेबस में, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, वहां पढ़ेंगे यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, क्लियर? दूसरा है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और इसका तीसरा है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसका दूसरा नाम होता है शियर मॉडुलस।
कौन मॉडुलस? शियर मॉडुलस, शियर मॉडुलस या शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्लियर? अब ध्यान से देखो, जब किसी बॉडी के लेंथ में बदलाव आएगा, लेंथ में चेंज आएगा, ये क्या कहलाएगा? यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जब वॉल्यूम बदलेगा ये कहलाएगा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जैसे रबर को अपना मार दिए, स्प्रिंग को आप इलोंगेट कर दिए, तो वो घटना कहलाएगा यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सिंपल शब्दों में, किसी बॉडी का वॉल्यूम चेंज होगा, जैसे आप घर में बाल्टी को गुस्सा से पिचका दिए, क्या कहलाएगा? ये बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉडुलस मतलब एंगल में चेंज आना, जब उसके एंगल में चेंज आएगा। जैसे मान लो अभी ऐसे कोई ऐसा फैंट मारा कि मेरा मुंह ऐसे हो गया, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी नहीं होगा, ये क्या होगा? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। दैट मींस लेंथ में चेंज आएगा तो ये, वॉल्यूम में ये और एंगल में ये। अब चूंकि ये इलास्टिसिटी का ही टाइप्स है ना, तो सबका डायमेंशन सेम होगा। इसका भी ml-1 t-2, इसका भी ml-1 t-2, ओके, और इसका भी बाबू सेम ही होगा ml-1 t-2, ओके। तो देख सकते हो कितना सीरीज है जिसका डायमेंशन सेम होता है, ओके। जल्दी से लिखिए। ओके, नेक्स्ट चले। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, बाकी अभी और सारे फिजिकल क्वांटिटी आएंगे जिसके डायमेंशन के बारे में हमको लोगों को बहुत अच्छे से जानना है। अभी हम लोग अब क्वेश्चन करने के लायक हो गए हैं, आइए क्वेश्चन करते हैं। क्लियर? अब क्वेश्चन करने के लिए ट्रिक चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ट्रिक देखते हैं। आदित्य हॉट ट्रिक 2 देख लिए पिछले लेक्चर में। यहां ध्यान रखना कि ए से जेड कोई भी अननोन लेटर हो, ध्यान रखना। ट्रिक का यूज सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में करेंगे, चाहे आप बोर्ड के स्टूडेंट हो या कंपटीशन के हो। क्लियर? क्योंकि बोर्ड्स वालों के लिए हम जनरल मेथड भी अच्छे से बताएंगे, यानी नंबर ऑफ मेथड। मैं एटलीस्ट हर चैप्टर में आपको किसी क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 या 3 मेथड से बताऊंगा, एटलीस्ट 2 से 3। ऐसे तो मैं 8 मेथड बताऊंगा वो क्वेश्चन बनाने का। क्लियर? तो ए से जेड अननोन लेटर है, तो अगर इसका डायमेंशन कहीं भी लिखना हो तो एल होगा। जैसे मान लो कहीं भी एक्स लिखा हो और इसका नाम नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसका डायमेंशन हमेशा हम लोग एल लिखेंगे। चाहे बी भी लिखा हुआ है, बी फॉर वेलोसिटी होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में वेलोसिटी नहीं लिखा है, सिर्फ बी है, तो आदित्य हॉट ट्रिक के अनुसार उसका डायमेंशन एल लेंगे और ये आपको बहुत मदद करेगा। क्लियर? तो क्या कॉन्सेप्ट आदित्य हॉट ट्रिक 2 का? ए से जेड अननोन लेटर है, उसका नाम नहीं दिया हुआ है, तो डायमेंशन हमेशा एल के रूप में होगा। जल्दी से नोट करो। ओके, हो गया। आदित्य हॉट ट्रिक 3 है ना। देखिए क्या है। इफ एन इक्वेशन contains plus or minus, then be put equal to in place of plus or minus। बाबू आदित्य हॉट ट्रिक मेरा अपना ट्रिक है कि यदि किसी भी इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन प्लस और माइनस को कंटेन्स करता है, रखता है, तब हम उसके जगह बराबर यूज करेंगे और क्वेश्चन बन जाएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर? आइए, क्वेश्चन है p प्लस a बाई वी स्क्वायर इंटू v माइनस बी बराबर एम आर टी। ऐसे बाबू ये भांडरवाल इक्वेशन है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, लेकिन अभी हम लोग को डायमेंशन में क्वेश्चन से जानना है।
बोला है क्वेश्चन फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी। ओके, बोला ए और बी का डायमेंशंस बताइए। पी प्रेशर है, भी वॉल्यूम है, एन नंबर ऑफ मोल्स हैं, क्लियर, आर गैस कांस्टेंट है, ओके, और टी टेम्परेचर है। क्लियर, ए और बी का डायमेंशन निकालना है और जो लेटर है सबका नाम दिया हुआ है। क्लियर, जल्दी से क्वेश्चन नोट करो, कर लिए नोट। चल अब ध्यान से देखो कैसे निकालेंगे। क्या बोले हैं कि कोई भी इक्वेशन प्लस और माइनस में, किसी भी इक्वेशन में प्लस और माइनस हो तो हम लोग प्लस और माइनस की जगह बराबर रखेंगे। तो ये तेल बचने कोई लेना देना नहीं है, इक्वल टू में कुछ भी रहे कोई लेना देना नहीं है। हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। अब क्या करो, देखो ध्यान से, P बराबर ए बाई बी स्क्वायर लिखो, प्लस की जगह बराबर करो। ए क्या हो जाएगा, पी बी स्क्वायर। प्रेशर का क्या होता है, ml माइनस 1 T माइनस 2 लाइन डायमेंशन। वॉल्यूम का L3 पावर 2 है तो 2 क्या हो जाएगा, ml माइनस 1 T माइनस 2 3 2 जा 6 L6। सॉल्व कर दो इसको, m यहाँ L6 है, यहाँ माइनस 1 है, 6 में से 1 गया 5 T माइनस 2, यही ए का डायमेंशन हो जाएगा। क्या किए, कुछ नहीं किए, इक्वल टू में कुछ रहा कोई लेना देना नहीं हो गया, तेल बेचने तेल हंडा में। आप प्लस की जगह बराबर पुट करो तो ए क्या हो जाएगा, पी बी स्क्वायर। प्रेशर का डायमेंशन मालूम, ml माइनस 1 T माइनस 2, वॉल्यूम का L3 पावर 2 है तो 2, सॉल्व किया आ गया। उसी प्रकार हमें बी का निकालना है, तो बी बराबर बी, प्लस हो या माइनस कोई मतलब नहीं है, तो बी वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का क्या होता है L3, हो गया। चट क्वेश्चन पट आंसर, सामने नहीं है। आप बोर्ड का क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में या उसके आने वाले लेक्चर में डिटेल से बना के दिखाएंगे कि लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन बनाने के तरीका को सीख रहे हैं ट्रिक से, क्लियर, ओके। चलिए जल्दी से नोट करें, बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मान लो y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स दिया हुआ है और क्वेश्चन बोल दिया फाइंड द डायमेंशंस ऑफ के। ओके, हो सकता है कि नाम दे दे ओमेगा का एंगुलर वेलोसिटी, या कभी कभी एज यूजुअल लिख देगा। मतलब आप समझ जाइए, क्योंकि आप एग्जाम देने जा रहे हैं कंपटीशन में 11-12 पढ़ के, तो आपको मालूम होना चाहिए कि y डिस्प्लेसमेंट है, a एम्पलीट्यूड है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। लिख दिया तो भी अच्छा, नहीं लिखा तो भी अच्छा, आपको घबराना नहीं है, मैं हूं आपके साथ। तो ध्यान से देखो, प्लस माइनस है ना, तो क्या हो जाएगा, ओमेगा टी बराबर के एक्स। हमको के का निकालना है, तो के क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, ओमेगा टी बाई एक्स। एंगुलर वेलोसिटी का पिछले लेक्चर में क्या लाए थे, टी माइनस 1, टाइम का टी, और x यहाँ पे अननोन है, तो अननोन का क्या होगा एल। आप बोलोगे सर x अननोन है तो ओमेगा भी तो अननोन है, नहीं, ओमेगा हमेशा एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी को, इसलिए वो डायमेंशन हमेशा नेचुरल में होगा, मतलब उसका जो नेचुरल है वही लिखेंगे। x कोई फिक्स नहीं है, इसलिए हमेशा एल होगा, और t फॉर टाइम ही होता है, ये दोनों कट गए, क्या हो जाएगा एल माइनस 1। अब ध्यान से देखो, इसी क्वेश्चन में अगर हम y बराबर 2a cos लिख दे, ओके, 2a cos लिख दे, या √2a cos दे देगा, ओमेगा t प्लस के एक्स दे देगा, हम बोलेंगे बताओ डायमेंशन ऑफ के, तो निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा, बराबर कर देंगे निकल जाएगा, सेम आंसर आएगा। हाँ या ना, लो ना, देख लो ना यार, मुंह नहीं ताको, है ना, बराबर, ओके। के बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा टी बाई एक्स, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी टी माइनस 1, टी टाइम, और एक्स अननोन है तो एल कट गया, एल माइनस 1। क्लियर, नाम दे दिया तो भी अच्छा, नाम नहीं दिया तो भी अच्छा, आपको मजबूत रहना है। मतलब इतना क्वेश्चन करेंगे ना कि सबका नाम भी दिमाग में बैठा देंगे। चलो जल्दी नोट करो, ओके, हो गया।
चलो नेक्स्ट, चले मान लो क्वेश्चन दे दिया, लैंग्वेज में लिखते हैं, द इक्वेशन ऑफ वेव is given by, the equation of wave is given by y बराबर a sin ओमेगा x by v माइनस k। यहां लिख देगा where ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, ओमेगा क्या है बाबू, एंगुलर वेलोसिटी है, और v है लीनियर वेलोसिटी, v क्या है, लीनियर वेलोसिटी। ओके, क्वेश्चन है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ के। कुछ नहीं करना है आपको, किसी भी क्वेश्चन में आपको सिर्फ प्लस और माइनस देखना है। जैसे पिछले क्वेश्चन में भी y बराबर a sin ओमेगा t माइनस के एक्स या a cos ओमेगा t प्लस के एक्स रहे, कोई मतलब नहीं ये सब टर्म से। ट्रिक पे हम लोग आदित्य और ट्रिक पे हम लोग सिर्फ प्लस और माइनस वाले टर्म्स को देखेंगे, ये दोनों के बीच में प्लस है या माइनस बराबर कर दो, कोई मतलब नहीं है ये सब टर्म से, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये दोनों को देखो और बराबर करो। क्लियर, समझ में आ रहा है अच्छे से। हम लोग जनरल मेथड भी लेंगे। चलो x हमें क्या निकालना था, k का, तो x क्या हो जाएगा l। अब बताओ x दे दिया यहाँ पे डिस्टेंस तो भी l होगा, और नहीं दिया तो भी l होगा। ओके, अभी lt माइनस 1 क्योंकि v लीनियर वेलोसिटी है। पिछले क्लास में हम क्या बताए थे कि कोई भी वेलोसिटी हो उसका डायमेंशन एक ही होगा, एक्सेप्शन है एंगुलर वेलोसिटी तो एक्सेप्शन है। चलो कट गया k, क्या हो जाएगा, k का डायमेंशन t, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। ओके, जल्दी नोट करो, मतलब आपको दो टर्म के बीच में प्लस और माइनस हो तो सीधे बराबर करो और कुछ नहीं देखना है। चलिए नेक्स्ट, मान लो इसी में हम लोग ले लें, क्वेश्चन दे देगा y बराबर 2a cos ओमेगा t प्लस 5। ओके, और फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ओमेगा t प्लस 5, यानी पूरे टर्म्स का डायमेंशन पूछा है। ध्यान से देखो, ये पूरा टर्म जो है वो cos के बाद है, जैसे sin x, तो x एंगल है, और पिछले क्लास में क्या बताए थे, एंगल डायमेंशन जैसे है ना, cos 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री क्या है, एंगल है, और एंगल डायमेंशन ऐसे होगा। यानी ये पूरा टर्म पूछा है तो ध्यान से देखना है, बेवकूफ बनना नहीं है। ये टर्म तो ये पूरा एंगल ही है, यानी एंगल क्या होगा, डायमेंशन लेस, तो सीधे आंसर लिखेंगे ओमेगा t प्लस 5 बराबर डायमेंशन लेस। ऑप्शन देखेंगे और लिखेंगे डायमेंशन लेस, या 1 भी ऑप्शन दे सकता है, या इसी को लिख सकता है m0 l0 t0। क्लियर, जल्दी से नोट करो। चले ओके, अब हम लोग आदित्य हॉट ट्रिक 4 नंबर करते हैं। इस पे और सारा क्वेश्चन लिखते हैं, पहले बारी बारी से ट्रिक सीख लेते हैं, उस पर एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर कंबाइंड क्वेश्चन करेंगे हम लोग। इसमें ध्यान से देखो, इफ an equation contains exponential function, then its power is always dimensionless। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि डायमेंशन वाले टॉपिक में कोई भी इक्वेशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कंटेन करता है तो उसका पावर हमेशा डायमेंशनलेस होगा। दैट मीन्स
कोई भी फंक्शन फिजिकल क्वांटिटी नहीं होता है, और जब तक कोई क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी ना हो, मतलब क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी एक ही है, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर, मतलब जिसे मापा जा सकता है, तौला जा सकता है, उसी का डायमेंशन निकलेगा, किसी भी चीज का डायमेंशन नहीं होगा। कोई भी फंक्शन हो, आगे हम लोग जानेंगे, चाहे वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब जैसे e के पावर x रहे, e के पावर 2b रहे, कोई भी फंक्शन हो, चाहे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, लॉगरिथमिक फंक्शन हो, जैसे log x दे देगा या log दे देगा फोर्स बाय a प्लस टी स्क्वायर, तो देखेंगे कैसे बनाएंगे। या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, sin x, cos x, tan x, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, लॉगरिथमिक फंक्शन हो या एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, ये सब डायमेंशन लेस होंगे। क्यों? क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, सिंपल शब्दों में। ओके, आइए हम इसको इस ट्रिक को क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। क्लियर? क्वेश्चन है n बराबर n नॉट e के पावर माइनस लेमडा टी। नाम भी नहीं देगा। क्यों नहीं नाम देगा? क्योंकि आप 11th और 12th पूरा पढ़कर आप एग्जाम देने जा रहे हो कंपटीशन का, चाहे वो आईआईटी हो या नीट हो। अब 11th का बोर्ड में जाएगा तब लिखा हुआ रहेगा, या इतना प्रैक्टिस करवाए बिना नाम कभी आप बनाओगे। क्वेश्चन है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ लेमडा, कि लेमडा का डायमेंशन बताइए। अब ध्यान से देखो, क्या ये इक्वेशन है? यस इक्वेशन है। इक्वेशन में एक्सपोनेंशियल है? यस एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल का पावर दिख रहा है? यस। एक्सपोनेंशियल का पावर क्या होगा? डायमेंशनलेस। तो एक्सपोनेंशियल का पावर क्या है? माइनस लेमडा टी इज डायमेंशनलेस लिखो। आपको कुछ नहीं देखना है, बाकी कोई भी टर्म नहीं देखना है, इसका क्या नाम है कोई मतलब नहीं है। आपको देखना है कि क्या इक्वेशन में एक्सपोनेंशियल टर्म है, e के पावर में कुछ है? यस है, ठीक है। आप जो भी पावर है उसको लिखो, पावर इज डायमेंशनलेस, ऐसे लिख दो। चलो माइनस से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ डायमेंशन से लेना देना है। माइनस प्लस नेचर को शो करता है, और यहाँ पे नेचर से कोई लेना देना नहीं है, तो माइनस हटा देंगे। लेमडा टी इज मतलब बराबर, इज मतलब बराबर, डायमेंशनलेस मतलब 1, या m0 0 t0, क्या निकालना है? लेमडा का, t आ जाएगा इधर, बताओ क्या होगा? t माइनस 1, टाइम का t, तो क्या हो जाएगा? t माइनस 1। क्लियर? जल्दी नोट करो। ओके, और सारे क्वेश्चन करते हैं। चलो अब बताओ, बन जाएगा क्वेश्चन। मान लो क्वेश्चन दे दिया, v बराबर v नॉट 1 माइनस e के पावर माइनस अल्फा टी, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अल्फा। देखो e के पावर में है, आपको सिर्फ पकड़ना है कि e का पावर, और किसी से कोई लेना देना नहीं है। पावर लो, माइनस अल्फा टी इज डायमेंशनलेस, इज माने बराबर, डायमेंशनलेस मतलब क्या होगा? 1, माइनस से कोई लेना देना नहीं। अल्फा 1/t, टाइम का t क्या हो जाएगा? t माइनस 1। क्लियर? बन जाएगा। इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दो। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, v बराबर v नॉट 1 माइनस e के पावर माइनस बीटा बाई टी। क्वेश्चन रहेगा फाइंड द डायमेंशंस ऑफ बीटा, बीटा का डायमेंशंस निकालिए। क्लियर? तो बताओ क्या होगा, जल्दी देखो। e का पावर क्या होता है? डायमेंशनलेस, तो माइनस बी बाई टी इज डायमेंशनलेस। पावर जो होगा कोई मतलब नहीं इक्वेशन से, सिर्फ पावर देखो, जो पावर है वो डायमेंशनलेस होगा। क्यों? एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो या लॉगरिथमिक हो, ये सब डायमेंशनलेस है, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। क्लियर? तो माइनस बी बाई टी क्या हो जाएगा? 1 के बराबर, डायमेंशनलेस है तो माइनस से कोई लेना देना नहीं, तो बीटा क्या हो जाएगा? टी, यानी टाइम का डायमेंशन क्या होता है? टी। ओके, बन जाएगा।
समझ में आ रहा है अच्छे से? स्पीड तो नहीं कर रहे हैं, आराम से पढ़ा रहे हैं ना? चलो कहीं भी कुछ हो तो बोलना है कमेंट बॉक्स में। चले आगे। ओके, आइए अब इस पे कुछ स्पेशल क्वेश्चन करते हैं। बन जाएगा? चलो मान लो क्वेश्चन दे दिया लैंग्वेज में, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय एक्स टी बराबर v नॉट बाई अल्फा 1 माइनस e के पावर माइनस अल्फा टी। बोल रहा है कि किसी पोजीशन, मतलब किसी पार्टिकल का जो पोजीशन है वो टाइम की रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बगल में टी लगे, सोच लेना वो फिजिकल क्वांटिटी टाइम की रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। बस इसका यही मतलब है। क्वेश्चन क्या है कि मुझे इस इक्वेशन में निकालना है v नॉट और अल्फा का डायमेंशन। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ v नॉट एंड अल्फा, जो भी नाम हो, कोई लेना देना नहीं। तो ध्यान से देखो, क्या इस इक्वेशन में e का पावर कुछ है? बस, तो e का पावर जो होगा वो डायमेंशनलेस होगा। तो माइनस अल्फा टी इज डायमेंशनलेस, मतलब इसको 1 के बराबर कर दो, माइनस से कोई लेना देना नहीं। अल्फा 1 बाई टी, टाइम का क्या होता है t, मतलब t माइनस 1। ओके, अब ध्यान से देखो, अब ये इक्वेशन क्या हो गया, x बराबर v नॉट बाई अल्फा। कहोगे सर ये कैसे हो गया? अब ध्यान से देखो, अल्फा का तो डायमेंशन हम लोग निकाल लिए, क्या ये दोनों टर्म के बीच में माइनस है? तो क्या बताया है, दो टर्म के बीच में माइनस या प्लस हो बराबर, यानी इसके जगह बराबर पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म 1 के बराबर हो जाएगा। यानी अगर ये पूरा टर्म 1 है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रह जाएगा ना। बात आई समझ में? दो टर्म के बीच में क्या है, माइनस, तो हम लोग ट्रिक से क्या जानते हैं, बराबर कर देंगे तो ये टर्म 1 के बराबर हो जाएगा। तो इक्वेशन तो अब यही बचेगा। तो v नॉट क्या हो जाएगा, x अल्फा। अब x क्या है, पोजीशन, पोजीशन का डायमेंशन क्या बताए थे, l, और अल्फा का क्या लाया है, t माइनस 1। हो गया v नॉट का l t माइनस 1। कभी कभी क्या करता है बाबू, पूछ देगा कि v नॉट किसको शो कर रहा है, तो बताओ l t माइनस 1 किसका डायमेंशन है, वेलोसिटी का या स्पीड का। नोट करो जल्दी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चले, अब ये आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, नीट में भी रिपीट किया है। क्वेश्चन है P बराबर अल्फा बाई बीटा, ओके, E का पावर माइनस अल्फा जेड बाई के थीटा। P बराबर अल्फा बाई बीटा, E का पावर माइनस अल्फा जेड बाई के थीटा। क्वेश्चन है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ बीटा। बीटा का डायमेंशन निकालना है। होया P प्रेशर है, ओके, अल्फा, अल्फा यहां पे कांस्टेंट है, अल्फा क्या है, कांस्टेंट है, अल्फा कांस्टेंट है। चलो, जेड डिस्टेंस है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और थीटा टेम्परेचर है। क्वेश्चन क्या है वो, बीटा का डायमेंशन निकालना है। ध्यान से देखो, जब भी एक्सपोनेंशियल टर्म होगा तो डायमेंशन लेस होगा, मतलब इससे कोई लेना देना नहीं। तो हमारा इक्वेशन तो बचा P बराबर अल्फा बाई बीटा ही। P प्रेशर है, प्रेशर का मालूम है, अगर अल्फा का मालूम हो जाएगा तो बीटा का आराम से निकाल लेंगे, लेकिन अल्फा का दिया हुआ नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे,
यहां से अल्फा का निकाल लेंगे, उसको आराम से निकल जाएगा। अब अल्फा का निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? प्रेशर का डायमेंशन आपको मालूम होना चाहिए, जल्दी बोलो। ml-1 t-2। देखो पीछे से कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता है। डिस्टेंस का बताओ क्या? L। और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का क्या होता है? ध्यान से देखो इधर लेफ्ट में बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को हम लोग K से लिखते हैं। ये होता है बाबू एनर्जी बाय टेम्परेचर। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है? एनर्जी बाय टेम्परेचर। एनर्जी का डायमेंशन क्या लाए हुए हैं? ml² t-2। क्लियर? टेम्परेचर का K, या ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ml² t-2 K-1। ये हो जाएगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन। ओके, और टेम्परेचर का तो आपको मालूम ही है, K होगा। तो सबका डायमेंशन मालूम है। अब सबके हेल्प से अल्फा निकालेंगे, अल्फा के हेल्प से बीटा निकाल लेंगे। चलिए इसको नोट करो जल्दी। ओके, बीटा में समझ में आ रहा है अच्छे से? और तगड़ा तगड़ा हम लोग क्वेश्चन करेंगे। सोचो अभी तो 0 लेवल में ही हो, अभी और तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन आएगा, तब तो मजा आएगा कि आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, किसी भी लेवल का कर सकते हो। चलो जल्दी से बताओ, ये टर्म्स क्या होता है? एक्सपोनेंशियल। कोई फंक्शन मतलब ये डायमेंशनलेस है, दैट मींस माइनस अल्फा जेड बाय के थीटा डायमेंशनलेस है, तो इसको किसके बराबर कर देंगे? 1 के, क्योंकि ई का पावर जो भी होगा, क्योंकि पूरा टर्म ही डायमेंशनलेस है, मतलब पावर डायमेंशनलेस है, तो इसको 1 के बराबर कर देंगे। क्लियर? माइनस से कोई लेना देना नहीं। चलो, तो मुझे अल्फा निकालना होगा, क्योंकि जेड के और थीटा का तो डायमेंशन मालूम है। तो अल्फा क्या हो जाएगा? यहां से के थीटा बाई जेड। के थीटा को यहां ले आएंगे, जेड पट्टी में आ जाएगा। के क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या है डायमेंशन? ml² t-2 K-1। थीटा टेम्परेचर है, टेम्परेचर का क्या होता है? के। और जेड मतलब डिस्टेंस L। के से के कट गया, L से L कट गया, क्या बचा? ml-2। क्लियर? तो अल्फा का डायमेंशन हो गया ml-2। मान लो इसी क्वेश्चन में से हम एक क्वेश्चन बीच में से पूछते हैं। क्वेश्चन पूछ देता है कि अल्फा किस डायमेंशनल फार्मूला को रिप्रेजेंट करता है, या किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है? तो बताओ आंसर क्या होता है? ml-2 किसका होता है? फोर्स का। ओके, आप ध्यान से देखो, P बराबर अल्फा बाई बीटा, किसका निकालना है? बीटा का। क्या हो जाएगा? अल्फा बाई P। अल्फा का क्या लाए हैं? ml-2। और प्रेशर का क्या होता है? लिख भी दिए हैं, ml-1 t-2। m से m कट गया, t-2 से t-2, l-1 ऊपर जाके हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा? l²। यानी बीटा का डायमेंशन क्या हो जाएगा? l²। क्लियर है? क्लियर है? ओके, तो बाबू आज हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। अभी आप लोग को ज्यादा डोज नहीं दे रहे हैं, लेकिन लेक्चर 3 से अब मेहनत आप लोग को बढ़ाना है, तो पूरा पढ़ के रहिए लेक्चर 1 और लेक्चर 2, क्योंकि लेक्चर 3 में और मजा आने वाला है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में नए एनर्जी और नए उत्साह से। धन्यवाद।